क्या पढ़ाई में आते हैं आपको भी डाउट्स? तो 5 सेकंड में डाउटनट के साथ करो ना आउट। बस अपने सवाल की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, यहां तक कि कक्षा 6 से 12वीं, आईआईटी, जेईई, नीट का सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन बस 5 सेकंड में मिलेंगे डाउटनट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनट ऐप पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेज, वो भी इंग्लिश व हिंदी मीडियम में, जहां पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउटनट ऐप इंस्टॉल कीजिए, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान और कक्षा 10 विज्ञान में हमारा चैप्टर नंबर 3 है धातु एवं अधातु। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 उनको अच्छे से हमने पढ़ लिया है। अगर अभी तक आपने उन चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो उन चैप्टर के जो वीडियो हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप उन चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 है हमारा धातु और अधातु यानी मेटल एंड नॉन मेटल। तो इसका पार्ट नंबर 1 है, वो हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, अच्छे से पढ़ने वाले हैं। और साथ साथ में ये हैंड रिटन नोट्स हैं, तो इनको साथ साथ में आप अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं और ये नोट्स पढ़कर आप बोर्ड एग्जाम में बहुत ही एक अच्छा शानदार स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे धातु, यानी धातु क्या होती है, यानी जो मेटल हैं वो हम किसे कहते हैं। तो धातु का ज्ञान है वो बहुत ही पुराना है। कॉपर वह पहली धातु है जिसका उपयोग बर्तनों, हथियारों तथा अन्य सामानों को बनाने में किया गया था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि धातु का जो ज्ञान है, जो नॉलेज है वो बहुत ही पुराना है। कॉपर वह पहली धातु है जिसका उपयोग बर्तन बनाने में, हथियार बनाने में या अन्य कोई भी सामान है उनको बनाने में किया गया था। आजकल धातुओं का जो प्रयोग है वो पुल, हवाई जहाज, रेल तथा अन्य वस्तुओं को बनाने में भी किया जाता है। और धातुओं के जो उदाहरण हैं, धातुओं के उदाहरण यानी ये बेस्ट नोट्स हैं, इनको पढ़कर आप बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो धातुओं के क्या एग्जाम्पल है, जैसे आयरन है, आयरन का प्रतीक क्या होता है Fe, ये भी आपको ध्यान रखना है। और कॉपर है जिसका दूसरा नाम क्या होता है तांबा, और इसका प्रतीक क्या है Cu। और उसके बाद में है एल्यूमिनियम, ये भी एक प्रकार की धातु है, इसका प्रतीक क्या होगा आपके Al। और उसके बाद में है मैग्नीशियम जिसका प्रतीक क्या है Mg। और लेड जिसको हम शीशा भी कह सकते हैं, यानी लेड को क्या कहा जाता है, शीशा कहा जाता है, और इसका प्रतीक क्या होता है Pb। उसके बाद में है जिंक, जिंक का दूसरा नाम होता है जस्ता, इसका प्रतीक क्या होता है Zn। उसके बाद में है सोडियम, सोडियम का प्रतीक क्या है Na। तो ये एग्जाम्पल भी आपको अच्छे से याद करने हैं। उसके बाद में हम बात करें धातुओं के भौतिक गुणधर्म। ये जो पॉइंट है, ये जो टॉपिक है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, यानी धातुओं के कोई 4 गुणधर्म बताइए। तो मैं आपको काफ़ी सारे गुणधर्म यहाँ पर बताने वाला हूँ, तो अच्छे से आपको 4 पॉइंट याद करने हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है कि धातुओं की सतह है वो चमकदार होती है। धातुओं का पहला गुणधर्म यहाँ पर क्या है कि धातु हैं उनकी जो सतह होती है वो एकदम चमकदार होती है। ओके, उसमें चमकता का जो गुण है वो पाया जाता है। इस गुण को हम क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। यानी धातुओं की जो सतह होती है वो चमकदार होती है, इस गुण को जो धात्विक चमक है वो कहा जाता है। दूसरा गुणधर्म यहाँ पर क्या है कि धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। प्रत्येक धातु की कठोरता है वो अलग अलग होती है, यानी धातुएं हैं वो सामान्यतः कठोर होती हैं और प्रत्येक धातु की जो कठोरता है वो अलग अलग होती है। तीसरा गुणधर्म क्या है कि कुछ धातुओं को पीट कर उन्हें पतली चादरों के रूप में डाला जा सकता है। इस गुण को हम क्या कहते हैं, आघात वर्ध्यता कहते हैं। तो ये डेफिनेशन भी आपको अच्छे से याद करनी है। 4 नंबर जो गुणधर्म है वो है कि धातुएं सामान्यतः उष्मा की सुचालक होती हैं। धातुएं क्या होती हैं, सामान्यतः उष्मा की सुचालक होती हैं। और 5 नंबर गुणधर्म है कि जो धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती है और आवाज़ उत्पन्न करती है उन्हें हम क्या कहते हैं, ध्वनिक कहते हैं। ये गुणधर्म आपको अच्छे से याद करना है कि जो धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती है और आवाज़ उत्पन्न करती है उन्हें हम क्या कहते हैं, ध्वनिक कहते हैं। और 6 नंबर गुणधर्म है कि धातुओं को तार के रूप में खींचा जा सकता है। जो धातुएं होती हैं उनको हम एक तार, एक वायर के रूप में खींच सकते हैं। और धातुओं के इस गुण को हम क्या कहते हैं, तन्यता। ये भी आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद में है कठोर धातुएं।
यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई दो कठोर धातुओं के नाम बताइए। तो कठोर धातुएं कौन कौन सी होती हैं? एक तो है आपके आयरन, जिसका प्रतीक क्या होता है Fe, और उसके बाद में कॉपर, ये भी एक प्रकार की कठोर धातु है। एल्यूमिनियम, ये भी एक प्रकार की कठोर धातु हैं। तो कठोर धातुएं हैं, आयरन है, कॉपर है और एल्यूमिनियम है। अब नरम धातुओं की अगर हम बात करें तो नरम धातु आपके सोडियम और पोटेशियम। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि कोई दो नरम धातुओं के नाम बताइए, दो मुलायम धातुओं के नाम बताइए। तो एक तो है सोडियम और एक है पोटेशियम। उसके बाद में सबसे अधिक आघातवर्धी धातु कौन कौन सी है? सोना और चांदी। और उष्मा की सुचालक धातुएं कौन कौन सी होती हैं? चांदी और तांबा। और सबसे अधिक तन्य धातु का नाम क्या है? सोना। सोना है वो सबसे अधिक तन्य धातु है। और उष्मा की कुचालक धातुएं कौन कौन सी होती हैं? लेड और मरकरी। ये भी आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, यानी धातुओं के भौतिक गुणधर्म है, उस पर हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म की। तो इसमें पहला जो पॉइंट है, पहला जो टॉपिक है वो है धातुओं का दहन, यानी धातुओं का दहन है वो किस प्रकार से होता है। तो धातुएं हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती हैं? धातु ऑक्साइड बनाती हैं। यानी धातुओं की जब हम ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे तो वो क्या बनाएंगे? धातु ऑक्साइड बनाएंगे। और यहाँ पर एक सूत्र है वो आपको अच्छे से याद करना है कि धातु प्लस ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या बनेगा? उत्पाद के रूप में धातु ऑक्साइड बनेगा। अब सूत्र का यहाँ पर क्या काम है? अगर आपको सूत्र याद है तो आप कोई भी रिएक्शन इस प्रकार की बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एग्जाम्पल में देख सकते हैं आप, पहला एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले हमें धातु लेना है और उस धातु की किसके साथ क्रिया करवानी है? रिएक्शन करवानी है ऑक्सीजन के साथ। तो धातु यहाँ पर क्या है? Cu यानी कॉपर है, और कॉपर की क्रिया हम किसके साथ करवा रहे हैं? यहाँ पर ऑक्सीजन गैस के साथ। तो यहाँ पर क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड, यानी एक प्रकार का धातु ऑक्साइड है, उसका निर्माण यहाँ पर होगा। उसके बाद में सेकंड एग्जाम्पल है, यहाँ पर धातु हमने सेकंड जो धातु है वो हमने लिए एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम के हम किसके साथ करवाएंगे? ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाएंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये एग्जाम्पल भी आपको अच्छे से याद करना है। सेकंड है आपके उभयधर्मी ऑक्साइड, यानी उभयधर्मी ऑक्साइड की परिभाषा और इसके एग्जाम्पल, ये आपको याद रखना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपके जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करते हैं, बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। यानी ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों से क्रिया करके, अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, प्रदान करते हैं, उन्हें हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। और इसके जो उदाहरण हैं, एग्जाम्पल हैं, वो आप देख सकते हैं Al2O3, और इसकी हमने क्रिया किसके साथ करवाई है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। यानी ये एक प्रकार का अम्ल है और ये एक प्रकार का क्या है? क्षारक। अब इन दोनों की हम रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर एल्यूमिनियम क्लोराइड बना है और जल बना है, यानी लवण और जल बनेगा। सेकंड है Al2O3 प्लस, यहाँ पर हमने दोनों प्रकार के क्या हैं? क्षारक हैं, और ये क्या बनाएंगे? सोडियम एल्यूमिनेट। ये फार्मूला आपको याद रखना है इसका। और प्लस में क्या है? जल, यानी लवण और जल बनेगा। उसके बाद में है एनोडीकरण, यानी एनोडीकरण है जो एनोडाइजिंग होता है वो क्या होता है? एनोडीकरण की परिभाषा क्या होती है? तो एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है, और वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है, और इस परत को मोटा करके इसे संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। एनोडीकरण के लिए एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, यानी जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसके साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? एनोडीकरण कहते हैं। तो एनोडीकरण के बारे में भी कुछ आपको इस प्रकार की जो लाइन मैंने यहाँ पर लिखी हैं वो अच्छे से आपको याद करनी है। उसके बाद में है धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। जब हम धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है? तो धातुएं हैं वो जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस और धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। आपको ध्यान रखना है कि जो धातुएं हैं वो जल के साथ अगर अभिक्रिया करेंगी तो हाइड्रोजन गैस बनेगी और धातु ऑक्साइड बनेगा। यहाँ पर एक सूत्र है धातु प्लस जल, और
क्रियाफल के रूप में हम बात करें तो ऑक्साइड बनेगा, यानी धातु ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस है वो उत्पन्न होगी। यहाँ पर उदाहरण आप देख सकते हैं 2K, यानी पोटेशियम एक प्रकार की धातु है और इसकी क्रिया हम किसके साथ कर रहे हैं, जल के साथ। तो यहाँ पर क्या बना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH, 2KOH। ओके, ये तो ब्लेंस है इसका, यहाँ पर जो 2 लगा हुआ है ब्लेंस के लिए लगा हुआ है, तो ब्लेंस भी आपको अच्छे से चेक करना है जो आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, यानी रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो उसमें हमने बताया था, मैंने आपको सिखाया था कि किस प्रकार से समीकरण का ब्लेंस करते हैं, उसको संतुलित करते हैं। तो यहाँ पर KOH है, ये एक प्रकार का क्या है, धातु ऑक्साइड है और प्लस में क्या है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रही है। सेकेंड एग्जाम्पल में हमने जो धातु है वो क्या लिए, Na यानी सोडियम, और सोडियम की हमने किसके साथ क्रिया करवाई, जल के साथ। तो यहाँ पर क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक प्रकार का धातु ऑक्साइड है और H2 एक प्रकार की क्या है, गैस। उसके बाद में हम बात करते हैं धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया। तो धातुएं वो अम्ल के साथ अगर अभिक्रिया करेंगी तो क्या होगा, धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस देती हैं। यहाँ पर एक सूत्र मैंने लिखा है धातु प्लस अम्ल, यानी इस बार हमें धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया करनी है तो क्या बनेगा, लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। यानी धातु क्या है, Mg और Zn। ओके, और अम्ल है HCl, दोनों में HCl अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अब इनकी रिएक्शन हम करवाएंगे तो यहाँ पर बनेगा MgCl2, ये एक प्रकार का लवण है और प्लस में क्या है, हाइड्रोजन गैस। अगर हमने धातु जिंक लेंगे और इसकी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, ZnCl2, यानी जिंक क्लोराइड बनेगा जो एक प्रकार का लवण है, साल्ट है, और प्लस में क्या है, हाइड्रोजन गैस। तो ये भी आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद में है धातुओं की लवणों के साथ, यानी जो धातु हैं उनकी धातु लवणों के साथ अभिक्रिया किस प्रकार से होती है, क्या होता है। तो सभी धातुओं की क्रियाशीलता में अंतर होता है, डिफरेंस होता है। अधिक अभिक्रियाशील धातु है वो अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन या गलित अवस्था में विस्थापित कर देती है। यानी सभी धातुओं की जो क्रियाशीलता होती है उसमें अंतर होता है और अधिक अभिक्रियाशील जो धातु होती है वो अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन या गलित अवस्था से क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। और धातु A प्लस B का विलयन और A का विलयन प्लस धातु B, इस प्रकार से आपको रिएक्शन बनानी है। उसके बाद में है एक्वारेजिया। अब देखिए एक्वारेजिया क्या होता है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके आ सकता है तो इसको आपको मोस्ट करना है। अब एक्वारेजिया क्या होता है, रॉयल जल का लैटिन शब्द, रॉयल जल का लैटिन शब्द यह 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। यानी एक्वारेजिया होता है वो रॉयल जल का लैटिन शब्द होता है और यह 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 का ताज़ा मिश्रण होता है। और यह गोल्ड यानी सोने जैसी धातुओं को क्या कर सकता है, गला सकता है। और एक्वारेजिया भभकता द्रव्य होने के साथ एक प्रबल संक्षारक होता है और यह गोल्ड यानी सोना और प्लेटिनम जैसी जो धातुएं हैं उनको गलाने में क्या होता है, समर्थ होता है। तो ये इसका बेस्ट गुण धर्म है, तो ये आपको अच्छे से याद करना है। यानी एक्वारेजिया जो टॉपिक है वो आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में हम बात करें सक्रियता श्रेणी की, यानी सक्रियता जो श्रेणी है वो क्या होती है, इसकी क्या परिभाषा होती है, इसके क्या एग्जाम्पल होते हैं। तो धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो सूची प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। यानी धातुओं की जो क्रियाशीलता है उसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो सूची प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। और सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन कौन सी हैं, एक तो है सोडियम और एक है पोटेशियम। यह आपको ध्यान रखना है, शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातुओं के नाम लिखिए, तो सोडियम है और सेकंड है पोटेशियम। उसके बाद में सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन कौन सी हैं, एक तो है गोल्ड और एक है प्लेटिनम, यानी सोना और प्लेटिनम। उसके बाद में है अधातु। अब अधातु का अर्थ क्या होता है, धातुओं के क्या उदाहरण होते हैं, इसके क्या गुणधर्म है। तो धातुओं की तुलना में अधातुओं की जो संख्या है वो कम होती है, धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या क्या होती है, कम होती है। यानी धातु है वो अधातु से एकदम अपोजिट है। उसके बाद में इसके उदाहरण की हम बात करें तो सल्फर है, आयोडीन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, ये सब क्या हैं, अधातु हैं।
और ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव्य अवस्था में होती है। इसके अलावा सभी अधातुएं या तो ठोस हैं या फिर गैस हैं। ये एक अपवाद है जो आपके दिमाग में अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि ब्रोमीन है वो एक ऐसी अधातु है, ऐसी नॉन मेटल है जो द्रव्य अवस्था में होती है। यानी ब्रोमीन है वो एक ऐसी अधातु है जो द्रव्य अवस्था में होती है। इसके अलावा जितनी भी अधातुएं हैं वो या तो ठोस हैं या गैस हैं, केवल एक अधातु को छोड़कर, उसका क्या नाम है, ब्रोमीन। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में है अधातुओं के गुणधर्म, यानी अधातु हैं उनके क्या क्या भौतिक गुणधर्म हैं। तो इसमें पहला गुणधर्म क्या है कि अधातुएं हैं वो आघातवर्धक नहीं होती हैं, जबकि धातुएं हैं उनमें आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है, लेकिन अधातुओं में आघातवर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। सेकंड गुणधर्म क्या है कि अधातुएं तन्य नहीं होती हैं, वे भंगुर होती हैं। अधातुएं हैं वो तन्य नहीं होती हैं, लेकिन वे क्या होती हैं, भंगुर होती हैं। उसके बाद में तीसरा गुणधर्म है कि अधातुएं उष्मा की क्या होती हैं, कुचालक होती हैं। अधातुएं उष्मा की क्या होती हैं, कुचालक। और 4 नंबर गुणधर्म यहाँ पर क्या है कि अधातुओं में चमक नहीं होती है, जबकि धातुओं में चमकता का गुण पाया जाता है, उनमें चमक पाई जाती है, लेकिन अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती है। 5वां गुणधर्म है कि अधातुओं के गलनांक और कवंथनांक अपेक्षाकृत कम होते हैं। अधातुओं के गलनांक और कवंथनांक क्या होते हैं, अपेक्षाकृत कम होते हैं। और 6 नंबर गुणधर्म है कि अधातुएं कमरे के ताप पर ठोस, द्रव्य या गैस के रूप में हो सकती हैं। अधातुएं हैं वो कमरे के ताप पर ठोस, द्रव्य और गैस के रूप में पाई जाती हैं। उसके बाद में है अधातुओं की रासायनिक अभिक्रिया, यानी अधातुओं की रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। तो यहाँ पर नंबर 1 है कि ऑक्सीजन के साथ अधातुओं की अभिक्रिया। जब ऑक्सीजन की हम अधातु के साथ क्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, तो अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। अधातुएं हैं वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या बनेगा, अम्लीय ऑक्साइड बनेगा। यहाँ पर एक सूत्र है अधातु प्लस ऑक्सीजन और क्या बनेगा, अधातु ऑक्साइड बनेगा। यहाँ पर उदाहरण है, हमने अधातु क्या लिए, कार्बन, और किसके साथ रिएक्शन करवानी है हमें, ऑक्सीजन के साथ, तो C+O2। यहाँ पर क्या बना है, CO2, जो एक प्रकार का क्या है, अधातु ऑक्साइड है। उसके बाद में सेकंड जो अधातु है वो हमने क्या लिए, सल्फर, और इसकी क्रिया किसके साथ करवाएंगे, ऑक्सीजन के साथ, तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, यानी SO2 बनेगा, जो एक प्रकार का क्या है, अधातु ऑक्साइड है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में एक नोट है, ये आपको जरूर पढ़ना है कि अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं और जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि CO2 + H2O, और यहाँ पर क्या बना है, कार्बोनिक अम्ल बना है। उसके बाद में है अम्लों के साथ अभिक्रिया, यानी अधातुओं के अम्लों के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बनेगा, तो अधातुएं हैं वो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं। अधातुएं होती हैं वो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं। उदाहरण आप देख सकते हैं, इन दोनों उदाहरण को आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद में तीसरा है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। तो अधातुएं हैं वो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं, क्लोराइड बनाती हैं। तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं 2S, यानी सल्फर प्लस क्लोरीन, और सल्फर की हम क्लोरीन के साथ क्रिया कराएंगे तो S2Cl2 बनेगा, यानी सल्फर मोनोक्लोराइड बनेगा। और उसके बाद में 4 नंबर है हाइड्रोजन से अभिक्रिया, यानी जो अधातु है उसकी हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराने पर क्या बनेगा, तो अधातुएं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके सहसंयोजक हाइड्राइड बनाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, हाइड्रोजन प्लस S का मतलब यहाँ पर सल्फर है, यानी अधातु की हम किसके साथ क्रिया करवा रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ क्रिया करवा रहे हैं, तो यहाँ पर बना है हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट है आपके उत्कृष्ट गैसों के नाम, यानी उत्कृष्ट गैसें कौन कौन सी होती हैं। उत्कृष्ट गैसें जिनका दूसरा नाम है नोबल गैस। हम यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि कोई 2 नोबल गैसों के नाम बताइए, या कोई 2 हल्की गैसों के नाम बताइए, या कोई 2 उत्कृष्ट गैसों के नाम बताइए। तो क्वेश्चन एक है, आंसर भी एक है। तो उत्कृष्ट गैसें कौन कौन सी होती हैं, एक तो है हीलियम, एक है नियोन,
उसके बाद में है आर्गन, जीनोन। तो हीलियम, नियोन, आर्गन और जीनोन ये एक प्रकार की क्या है, उत्कृष्ट गैसें हैं और यही एक प्रकार की नोबल गैसें हैं, हल्की गैसें हैं। उसके बाद में है द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु। तो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम क्या है, मरकरी। और द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन है, तो इसका उदाहरण, इसका जो आंसर है वो आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है उसका नाम मरकरी होता है और उसका प्रतीक Hg होता है। लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु का नाम। उसके बाद में नेक्स्ट है ऐसी धातुएं जिन्हें हथेली पर रखने पर पिघलने लगती हैं। यानी ऐसी धातुओं के नाम बताइए जिन्हें अगर हम हथेली पर रखेंगे तो वो पिघल जाएंगी। तो ऐसी कौन कौन सी धातुएं हैं, एक तो है गैलियम और एक है सीजियम। गैलियम और सीजियम इस प्रकार की धातुएं हैं जिनको अगर हम हथेली पर रखेंगे तो वो पिघल जाएंगी। उसके बाद में नेक्स्ट है ऐसी अधातु जो चमकीली होती है। ऐसी अधातु जो क्या होती है, चमकीली होती है। तो धातुएं हैं वो सभी चमकीली होती हैं, लेकिन एक अपवाद है कि एक ऐसी अधातु होती है जो चमकीली होती है, उसका नाम क्या है, आयोडीन। उसके बाद में है ऐसी अधातु जो विद्युत की सुचालक होती है, उसका नाम क्या है, ग्रेफाइट। और क्षारीय धातु कौन कौन सी हैं, लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम। ये तीनों एक प्रकार की क्षारीय धातु हैं। उसके बाद में है अपर रूप, यानी अपर रूप किसे कहते हैं। तो अपर रूप की परिभाषा क्या होती है कि कार्बन एक ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में पाई जाती है। कार्बन एक ऐसी अधातु है, एक ऐसी नॉन मेटल है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है, पाई जाती है। और प्रत्येक रूप को क्या कहा जाता है, अपर रूप कहा जाता है। हीरा कार्बन का एक अपर रूप है, हीरा है वो कार्बन का एक अपर रूप है और यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। इसका गलनांक और कवंथनांक बहुत अधिक होता है। कार्बन का एक अन्य अपर रूप ग्रेफाइट भी होता है जो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। तो इस प्रकार से ये पार्ट नंबर 1 है जो मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। और साथ साथ में आपको ये जो नोट्स हैं वो अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं या आप इनको परचेज भी कर सकते हैं। परचेज करने के लिए जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आप चेक कर सकते हैं कि किस प्रकार से हमें इन नोट्स को परचेज करना है।